Hello everybody, welcome to the channel Saral Seekho. I hope you all are doing absolutely great and fine. So as you all know कि हम अपना जो चैप्टर है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट वे थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद आप प्लीज़ एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी करा दीजिएगा, क्योंकि उससे भी हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। प्लस उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पता चल जाते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्हें हमें मतलब करके ही जाना है। और क्वेश्चन आंसर से हमें ये भी पता चल जाता है एसएसटी में जो आंसर राइटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अगर अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर अभी से ही मतलब एसएसटी में जो आंसर राइटिंग है वो अभी से ही अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फटाफट से हम इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो देखते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो अभी क्वेश्चन यहीं से ही रेफर कर लेना और जिसके पास बुक है वो बुक से देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ अ पाई डायग्राम। ऑल्सो एक बात हम आपको बोलते हैं कि जो भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं या मतलब जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने सारी वीडियोस को अच्छे से देखा है, सुना है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो बस इतनी आ सकती है कि मेरे को आंसर तो पता है मैम पर मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूं। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम एसएसटी में आंसर राइटिंग करेंगे तो हमेशा ट्राई करेंगे कि हम पॉइंट्स में आंसर्स को लिखें, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर्स लिखने की वजह से क्या होता है कि क्लियरिटी होती है लोगों को जो भी आपका आंसर रीड कर रहा है। दूसरा, आप जब अपने लिए वो आंसर्स लिखेंगे, जब आपको याद करने होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब याद करने में ईजी रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसका हमें एक कॉम्पोजिशन का डायग्राम बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। तो एटमॉस्फेयर में हम बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एक ऐसा ब्लैंकेट है जो अर्थ को सराउंड करता है चारों तरफ से। इसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होती हैं, ये मतलब बहुत सारी गैसेस से मिलके बना हुआ है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती है उनसे भी बचाता है। तो ये सारा हो गया एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन। और हम यहाँ पे ये पाई चार्ट बना देंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें 79 और 78% नाइट्रोजन होता है, 20 to 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी का जो रिमेनिंग वो अदर गैसेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू देंगे, ज्यादा डीपली आंसर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे आंसर्स उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से ही बन के निकले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए इसको इरेज कर देते हैं हम एक बार, तो आप अच्छे से ले लेना। ओके, आई एम गिविंग यू 3 seconds। 3 seconds में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 3, 2, 1। ओके, नाउ मूविंग ऑन। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा बच्चे ये ब्लर दिख रहा होगा पर अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप प्लीज ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें आप ऐसे लेयर्स को शो कर सकते हैं एटमॉस्फेयर की। और अगर आपके पास कोई और भी वे है बनाने का तो उसमें भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो बनाइएगा, पर आप ट्राई करिएगा कि थोड़ा सा इजी डायग्राम लें क्योंकि डिपिक्ट तो सारे डायग्राम वही कर रहे हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आप इजी डायग्राम लेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी बनाने में। क्लियर? तो ये हमारा एटमॉस्फेयर का डायग्राम होता है जिसमें आप दो चीजें तो स्पेशली मेंशन करेंगे, एक तो लेयर्स, और वो ये जो लेयर्स होंगी वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब जो सबसे नीचे है फिर उससे ऊपर ऐसे रेंडमली नहीं लिखना है। और अगर आप चाहें तो उनका जो हाइट है बेसिकली जो डिस्टेंस है वो भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे हमने यहाँ पे ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते कि कौन सी लेयर किस लिए फेमस है या कौन सी लेयर की क्या स्पेशलिटी है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम फटाफट से। ओके, विच आर द 4 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में जो 4 मेन सीजन्स हैं वो क्या है।
अब ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उसके हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर है तो हम सिर्फ जो इंडिया, ये जो सीजन्स हैं जो ब्लैक से लिखे गए हैं, सिर्फ उनका नाम लिख देंगे। पर अगर ये 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन है तो हम इनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन है तो हम हर एक सीजन को कम मिनिमम 3 लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके हमें 5 मार्कर 5 मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, सीजन एक्सप्लेन करने तो सबसे पहला विंटर सीजन। तो हम अब पॉइंट्स क्या क्या ऐड कर सकते हो आप, तो सबसे पहली बात तो उसकी टाइमलाइन आप मेंशन कर सकते हैं कि वो सीजन कब से कब तक रहता है। तो विंटर सीजन दिसंबर से अप्रैल, अर्ली अप्रैल तक रहता है। देखो ये सीजन वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है क्योंकि ये सीजन हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें इतना आइडिया रहता है कि कब से कब तक है। फिर आप यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है उस सीजन के टाइम वो लिख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको और ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने हैं तो सबसे ज्यादा जैसे नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड का। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंड सीजन आता है हमारा समर और प्री मानसून जिसे हम कहते हैं। इसका भी हम टाइम स्पैन बता रहे हैं कि अप्रैल टू जून रहता है और अप टू जुलाई इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और जुलाई में रहता है, जुलाई तक भी रहता है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसमें एवरेज टेम्परेचर क्या होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। थर्ड सीजन आता है मॉनसून और रेनी सीजन। रेनी सीजन का टाइम स्पैन जून टू सितंबर होता है। इसमें जो सीजन होता है वो डोमिनेट कहाँ करता है, साउथ वेस्ट समर मॉनसून विच स्लोली स्वीप्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, डोमिनेटेड बाय ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून। और फिर धीरे धीरे लेट मई या अर्ली जून तक ये पूरी कंट्री में फैल जाता है। ओके नाउ फिर फोर्थ सीजन आता है पोस्ट। देखो ऐसे याद रख लो, एक तो विंटर सीजन है, फिर एक प्री मॉनसून, देन मॉनसून एंड देन पोस्ट मॉनसून। तो मॉनसून के मॉनसून उसके पहले उसके बाद में 3 तो ये होगा और एक विंटर हो गया। नाउ पोस्ट मॉनसून है जब मॉनसून जाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून जिसे हम बोलते हैं। इसका टाइम स्पैन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अक्टूबर से दिसंबर थोड़ा बहुत क्लाउडलेस होता है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि साउथ में रेन वगैरह थोड़ा बहुत होती है। तो ये हो गए 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया। Also now coming to the next question, fourth, why do you not feel the pressure of the atmosphere? हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के दिमाग में और इसका आंसर प्रोबेबली बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो देखो या फिर बॉक्स जो होते हैं उसमें हो सकता है। तो we do not feel atmospheric pressure because the air and fluids inside our body exert an equal pressure outward, balancing the atmosphere pressure acting inward। देखो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत सारे फ्लूइड्स और लिक्विड्स होते हैं। बेसिकली एयर होती है, बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, फ्लूइड्स भी होते हैं, लिक्विड, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर जिस प्रेशर से हम पे प्रेशर लगाता है और तो वही प्रेशर से जो हमारी बॉडी के अंदर एयर और फ्लूइड्स है वो इस पे प्रेशर लगाते हैं। तो क्योंकि ये इक्वल प्रेशर होता है तो इक्वल ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता है। समझ में आ गया, जो प्रेशर हमें बाहर की साइड से फील हो रहा है वही उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारी बॉडी उस पे लगा रही है एटमॉस्फेयर पे, दोनों इक्वल होके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी इफेक्ट फील नहीं होता है। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इन विच लेयर द एटमॉस्फेयर डू एयरप्लेन्स फ्लाई एंड वाई। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपका इवन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर, कि कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में एरोप्लेन्स उड़ते हैं और उसी लेयर में क्यों उड़ते हैं, बाकी किसी और में क्यों नहीं। तो हम सब जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन मतलब वो सबसे आइडियल लेयर है जिसमें एरोप्लेन उड़ सकते हैं, क्योंकि वहां उस लेयर में क्लाउड्स और कोई भी वेदर डिस्टरबेंस नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लाइट में टर्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करें जो सबसे ये वाली लेयर है सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, वेदर डिस्टरबेंसेस जैसे कि स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स का इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है और नहीं भी रहता है, तो इसलिए वो सबसे आइडियल है। पर जो प्लेन होता है ना वो जा तो लैंड से ही रहा है पर उसको
ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करके जाना होता है। तो आप बोलते हैं कि कुछ लोगों का होता है क्वेश्चन कि फ्लाइट में टर्बुलेंस तो आता है, तो वो टर्बुलेंस इसलिए ही आता है क्योंकि वो पहले ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करेगा तब जाके स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा। तो वो जब क्रॉस कर रहा होगा एट द टाइम जब वो ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करेगा तो उसको क्लाउड्स को फेस करना ही पड़ेगा या वेदर डिस्टर्बेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा, तो जिसकी वजह से टर्बुलेंस हमें फील होता है। समझ आ गया? नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। हमें कुछ जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ट्राई करिए कि ऐसे आप टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें। थोड़ा वाइड भी लगता है, एकदम क्लियर पॉइंट्स भी मेंशन करते हैं ऐसे टेबल बना के, तो बहुत सही रहता है। कुछ मतलब डिडक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा है किसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अभी आप कर सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर होती है और स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमेना होते हैं जिसकी क्लाउड, रेन, स्टॉर्म, विंड्स ये सब, पर स्ट्रेटोस्फेयर में बादल, बारिश और कोई भी वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और स्ट्रेटोस्फेयर में जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर क्या है, एयर और उसके वेपर्स, एयर और वाटर वेपर्स रहती है। और ओजोन लेयर के बारे में भी आपको लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर हार्मफुल हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। ओके, फिर ये लिख सकते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर जो है वो फ्लाइंग के लिए आइडियल नहीं है क्योंकि वहां पे वेदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से टर्बुलेंस होता है। पर स्ट्रेटोस्फेयर क्योंकि वो स्टेबल होती है, क्लाउडलेस होती है और टर्बुलेंस भी फील नहीं होता। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारी जितने भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स मेंशन किए हैं ये आपने सबने पढ़े हुए हैं, पर कुछ बच्चों को ये अब याद भी होते हैं पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्हें फ्रेम कैसे करना है आंसर। तो आप जब धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और जो हम आपको शो कर रहे हैं आंसर्स, अगर आप उनको ही फॉलो करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। ओके, नाउ वही सिक्स्थ क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा डिस्टिंग्विश का। उसका बी पार्ट हम देख रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाता है और उसका उल्टा नॉर्थ ईस्ट मानसून में होता है, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाता है। याद रख लो, यहाँ साउथ वेस्ट है तो यहाँ पहले साउथ वेस्ट आएगा, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट आएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा, उसका उल्टा, और यहाँ आएगा उसका उल्टा। समझ रहे हो ना, मतलब स्वैप कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट होता है ये जून से सितंबर में आता है और ये साउथ वेस्ट मानसून वही है जो नॉर्थ जितने भी लोग होंगे नॉर्थ में रह रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, और साउथ में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्सपीरियंस होता है जो अक्टूबर से दिसंबर में आता है। साउथ वेस्ट मानसून में बहुत ज्यादा बारिश आती है और ये मोस्टली इंडिया का पार्ट कवर करता है, पर नॉर्थ ईस्ट मानसून बेसिकली थोड़ा सा ड्राई रहता है और ये कुछ इंडिया के पार्ट्स कवर करता है जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, और ये बहुत सारा। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। साउथ वेस्ट मानसून में विंड्स कहां से कहां जाती हैं, सी टू लैंड। इसको याद रखने का ये तरीका है कि साउथ, एस फॉर साउथ एंड एस फॉर सी, और नॉर्थ ईस्ट में जाती हैं लैंड टू सी। ठीक है, इसको ही हम समर मानसून बोलते हैं क्योंकि ये समर्स के जस्ट बाद आ जाता है, और इसे हम विंटर मानसून बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जिस टाइम ये मानसून साउथ के कुछ रीजन्स में आता है उस टाइम नॉर्थ इंडिया में क्या हो रही होती है, ठंड हो रही होती है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे, तो इसलिए हम इसे विंटर मानसून बोलते हैं। क्लियर हुआ ये? आई होप आपको इन पॉइंट्स में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, तभी हम सिर्फ रीड करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत डेप्थ में जाके चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अच्छा, नाउ ये था हमारा जो हमारी एनसीईआरटी है उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा टेबुलर और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, उसमें बस हमें टेबल को देख के आंसर लिखना है। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप मेंशन कर देना कमेंट्स में, हम उसके लिए भी कर लेंगे, पर एक क्वेश्चन हमने सोचा आपको खुद थोड़ा एनालिसिस के लिए दे देते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक आपको सजेशन देते हैं कि आप ये वीडियो देखेंगे ना, आप तो देख ली होगी, पर आप
इसके बाद आप खुद से ट्राई करिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में सेट हो गए हैं, और फिर खुद से आंसर लिखने की कोशिश करिए और उसके बाद वीडियो दोबारा से देख के टैली करिए। जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस कि इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। एंड प्लीज रिमेंबर दिस के SST में आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन नेक्स्ट ईयर यू विल हैव योर बोर्ड्स, उसमें SST में स्कोर करना है तो आंसर राइटिंग इज अ मस्ट। ठीक है, कुछ भी आप कैसे भी नहीं लिख सकते, पैराग्राफ्स में आप सब कुछ नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं बनाते हैं हम आंसर्स को। हम आंसर को एकदम पॉइंट्स में और एकदम एक्सपैंड करके वाइड वे में लिखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए, जो बहुत सारे लोग हैं जो 9 से ही प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो प्लीज आप हमें बताना, हम जरूर से लाएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है विथ प्रॉपर NCERT सॉल्यूशंस। आगे हम और ज्यादा चैप्टर्स करेंगे, बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें करेंगे, और हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मैम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते तो हमें आइडिया लग जाता कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम श्योरली आपके लिए करने वाले हैं। सो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हम और अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहें। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।